Hello students, welcome to Gnanmanjari Vidyapeeth Online Education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture we have started our chapter number 3 from the geography, and it is minerals and power resources, and in the last lecture we have discussed about definition of minerals, then types of minerals and uses of minerals. And in this lecture, we will learn about some energy resources. So before start our main topic, let's solve let's solve the question of 11.3. So 11.3 ये हमारा एक क्वेश्चन है, बाकी रह गया था. सो इसका आंसर क्या होगा? So read the descriptions of minerals given below. Underline the words that tell you whether they are metallic or non-metallic material. Mineral. Tick the correct box for each. तो यहाँ पर एक मिनरल है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक दी गई है, और इस कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है कि ये मेटालिक है या फिर नॉन मेटालिक मिनरल है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, salt is a mineral that is soft, breaks easily and does not have a shiny surface. तो salt एक मिनरल है जो सॉफ्ट है, ये काफ़ी आसानी से टूट सकता है, ब्रेक्स easily and does not have a shiny surface. तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा नॉन मेटालिक मिनरल, बिकॉज ब्रेक इजीली, मेटालिक मिनरल्स इजीली ब्रेक नहीं होंगे, बट सॉल्ट आसानी से ब्रेक्स इजीली हो सकता है. और बात करें, ये काफ़ी सॉफ्ट होता है और शाइनी सरफेस सॉल्ट में नहीं होती. मेटालिक मिनरल्स की बात करें तो ये काफ़ी शाइनी होते हैं, दैट्स वाई सॉल्ट इज अ नॉन मेटालिक मिनरल. Then second point, aluminium is a hard material, a hard mineral that can conduct heat and electricity. It is silvery and lustrous. तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा मेटालिक, बिकॉज काफ़ी हार्ड मिनरल है और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है. दैट्स वाई एल्यूमिनियम इज अ मेटालिक मिनरल, एंड ये लस्ट्रस होता है, मीन्स ये काफ़ी चमकदार होता है, एंड इट इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटालिक मिनरल. देन मैं बात करूँ गोल्ड. गोल्ड इज अ हार्ड मिनरल विथ अ शाइनी सरफेस. इट कैन बी मेल्टेड टू मेक थिंग्स लाइक ज्वेलरी एंड कॉइन्स. तो ये भी मेटालिक मिनरल होगा क्योंकि ये काफ़ी हार्ड होता है, शाइनी सरफेस होगी, और इसको हम ज्वेलरी एंड कॉइन्स के लिए, कॉइन्स को बनाने के लिए यूज़ करते हैं. देन फोर्थ पॉइंट, mica is a soft mineral that does not conduct heat and electricity. It can be melted to make new things. That's why mica is a non-metallic mineral, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, इसमें से हम हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते और ये आसानी से मेल्ट भी नहीं हो सकता. That's why mica is a non-metallic mineral. So this is about practice question 11.3. Now let's move to our main point, and it is energy. So first of all, let's learn about what is energy. So energy is the capability of doing work. Energy क्या होता है? Capability of doing work. कोई भी काम करने की कैपेबिलिटी जिसके पास हो, इसको हम कहेंगे एनर्जी. It is important to understand that energy can neither be created or nor be destroyed, but can be converted from one form to another. ये पॉइंट आपको याद रखना होगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ये क्रिएट भी नहीं हो सकती, ये डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती, बट ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है. इन दिस पिक्चर वी कैन सी सोलार एनर्जी यूज टू पावर स्ट्रीट लाइट्स. स्ट्रीट लाइट में जो लाइट होती है ये सोलार एनर्जी से ऑपरेट होती है. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी यूज टू जनरेट द एनर्जी और पावर, और इसी के कारण एनर्जी कन्वर्ट करके हम इसका यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी यूज टू जनरेट द एनर्जी और पावर, और हम काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्सेज से एनर्जी जनरेट करते हैं. फॉर एग्जांपल सोलार एनर्जी. सोलार एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके इसका हम पावर स्ट्रीट लाइट्स के लिए यूज़ करते हैं. Then energy in daily life. So
energy is used in agriculture, industry, transport and communication process. The energy we use comes from different sources like burning coal, firewood, burning different types of oil, and it can also come from running water और sunlight. So एनर्जी को हम अपनी डेली लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस. एंड एनर्जी की बात करें तो ये कहाँ से जनरेट होती है? बाय बर्निंग कोल and firewood, then burning different types of oil. It can also come from running water or sunlight. इस सभी सोर्सेज से हम एनर्जी को जनरेट भी कर सकते हैं. Then let's learn about sources of energy. So, sources of energy can be classified into two classes, non-conventional and conventional energy. So, the example of non-conventional energy are solar energy, wind energy, tidal energy, and biomass energy. And the example of conventional energy are firewood energy, coal energy, petroleum, and natural gas energy. So first of all, let's learn about non-conventional sources of energy. So non-conventional sources of energy are those that replenish after a period of time. Though not used traditionally, most of these are renewable in nature like solar, wind, tidal, biomass and geothermal. So नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करें, ये ट्रेडिशनल एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी का ट्रेडिशनल सोर्स नहीं है, ये एक नया तरीका है. इसको हम आसानी से रिप्लेनिश रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम. That's why it is very useful for us and it is not harmful for our pollution. So renewable energy की बात करें like solar energy, wind energy, tidal energy, biomass energy, geothermal, ये सभी एनर्जी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के एग्जाम्पल है. सो यू मस्ट रिमेंबर अबाउट नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. Then let's learn about conventional sources of energy. So conventional sources of energy are those like firewood, petroleum, coal, natural gas that happen to be non-renewable sources as well. So conventional sources means ये सभी traditional sources है like firewood, पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, इससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं. बट ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स ये सभी को हम आसानी से रिप्लेनिश भी नहीं कर सकते और रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. इसको रिप्लेनिश एंड रिप्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा. Then let's learn one by one. So first of all, let's look at firewood. So it is widely used for cooking and heating process. In our country, more than 50% of the energy used by villagers come from फायरवुड. सो फायरवुड से भी हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं. लाइक वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग. विलेजेस में कुकिंग प्रोसेस के लिए फायरवुड का यूज़ होता है. एंड हमारे कंट्री में विलेजेस की बात करें तो टोटल 50% एनर्जी का प्रोडक्शन होता है फ्रॉम द फायरवुड. एंड इट क्रिएट्स पोल्यूशन एंड कैन बी हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट. फायरवुड के जो भी एनर्जी होगी इससे पॉल्यूशन क्रिएट होता है एंड हमारे एनवायरनमेंट को भी काफ़ी हार्मफुल है. तो इसके हम बात करें कि इसका अल्टरनेट ऑप्शन क्या है, तो हम एलपीजी का यूज़ कर सकते हैं फॉर द कुकिंग प्रोसेस. हमें फायरवुड में से कुकिंग नहीं करनी है. इसका एक अल्टरनेट ऑप्शन है कि एलपीजी से हम हमारी कुकिंग प्रोसेस को कंप्लीट करें. देन कोल की बात करें, कोल इज़ अ मिनरल that is found under the earth's surface. Over millions of years, remains of plants and animals that got buried under the earth transform into coal. कोल का जनरेशन किस तरीके से होता है कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है ये सभी डेथ, इसकी जब भी डेथ होगी लाइक प्लांट्स और एनिमल्स का डेड मटेरियल है ये सॉइल में बरीड हो जाएगा एंड
आफ्टर मिलियन ऑफ ईयर्स ये ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे इनटू कोल. So, coal can be burned to produce heat using by households and industries. One main use is to produce electricity. So, coal से भी हम किस तरीके से वर्क कर सकते हैं. सो कोल प्रोड्यूस हीट और इससे हम हाउस होल्ड और इंडस्ट्री में इस हीट का यूज़ करेंगे. एंड वन मेन यूज़ इज़ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. But main disadvantage of coal is it creates lot of pollution as well. कोल के कारण काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन होगा हमारे एनवायरनमेंट में. दैट्स वाई कोल इज़ नॉट बेटर ऑप्शन फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Then third conventional sources of energy is petroleum. So it is naturally occurring yellow-black liquid found in geological formations beneath the earth's surface. The petrol that keeps car running as well and the oil that keeps a cycle from squeaking are both derived from the petroleum. So petroleum is very important source. बात करें कि पेट्रोलियम काफ़ी नेचुरली हमें मिलता है. ये येलोइश ब्लैक लिक्विड है जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस जो हमारी अर्थ सरफेस के बीनीथ में है यहाँ पर हमें फाउंड होता है पेट्रोलियम. देन पेट्रोलियम का यूज़ देखें तो पेट्रोल यूज़ फॉर कार रनिंग एंड ऑयल की बात करें ऑयल कीप्स अ साइकिल फ्रॉम स्क्वीकिंग. सो बोथ डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड ये दोनों प्रोडक्ट पेट्रोल एंड ऑयल ये पेट्रोलियम में से मिलती है. देन द यूज ऑफ पेट्रोलियम रिलीजेस हार्मफुल गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर एंड पेट्रोलियम का यूज़ अगर हम करते हैं तो ये काफ़ी हार्मफुल गैसेस एनवायरनमेंट में स्प्रेड करेगा और इससे हमारे एनवायरनमेंट को काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट होगी. दैट्स वाई पेट्रोलियम इज़ नॉट बेटर ऑप्शन फॉर द प्रोड्यूसिंग एनर्जी. Then let's move to practice question 11.12. So list 3 activities that you would not be able to perform if there were no power sources. So यहाँ पर right answer आएगा we would not be able to use a geyser to have a hot bath. Second point, we would not be able to work on computer without the power. And third point, we would not be able to power refrigerators and hence prevent food from spoiling. So ये 3 पॉइंट है. अगर आपके पास पावर सोर्सेज नहीं है तो ये 3 मेन एक्टिविटी हमारी नहीं होगी. इससे ज़्यादा भी एक्टिविटी हम कैरी नहीं कर पाएंगे बट ये 3 मेन एक्टिविटी आपको आंसर के लिए लिखनी होगी. Then let's move to 11.13. So in your notebook list the activities performed at home or in the community that use of following conventional sources of energy. Like firewood is used for cooking and heating process. Then coal is used for also cooking and heating process. Then petroleum is used for fueling machines and vehicles. Then natural gas used for fueling vehicles, making fertilizers, and hydropower is used for generation of electricity. So ये सभी पॉइंट्स आपको 11.13 के आंसर में लिखने होंगे. लाइक फायरवुड का यूज़ क्या होता है, कोल का यूज़ क्या होता है, तो ये सभी का आंसर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन 11.13 में लिखना होगा. देन यूजेस ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी की बात करें सो नेचुरल गैस एंड इट्स यूजेस. सो नेचुरल गैस इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी. It is used as a fuel for vehicles. It is used like chemical in the manufacture of plastics. It is used as gas mainly for residential and commercial heating and cooling. So नेचुरल गैस का यूज़ की बात करें ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है और ये हमारी डेली एक्टिविटी के लिए काफ़ी यूज़फुल है. लाइक हम बात करें फ्यूल का यूज़ हम करते हैं फॉर द परफॉर्मिंग व्हीकल्स. देन केमिकल्स के रूप में बात करें तो मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक्स, इसमें केमिकल के रूप में नेचुरल गैस यूज़ होते हैं. एंड
मेनली रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटी की बात करें तो ये गैस के फॉर्म में यूज़ होता है और इसका मेनली पर्पस होता है फॉर द हीटिंग एंड कूलिंग। देन टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस की बात करें तो रशिया, इंडिया, नॉर्वे, यूके एंड नेदरलैंड, ये सभी टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस है। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस कंट्रीज। देन हाइड्रल पावर एंड इट्स यूजेस की बात करें, हाइड्रो पावर इज द एनर्जी कलेक्टेड फ्रॉम फ्लोइंग वाटर। दिस एनर्जी इज देन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी और यूज्ड टू पावर मशीनरी। इट इज़ अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रो पावर, इसकी हम बात करें तो ये जनरेट होता है फ्रॉम द फ्लोइंग वाटर एंड this energy is converted into electricity or used to power machinery and hydro energy से हम इसको convert करेंगे electricity के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इससे हम हमारी मशीनरी को आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। एंड इट इज़ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, इससे कोई भी पॉल्यूशन होता नहीं है। देन यूजेस की बात करें, it is used for electricity generation which is used for commercial uses। देन इट इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पस। हाइड्रो पावर एनर्जी को हम इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड टूरिस्ट फ्लॉक टू हाइड्रो पावर प्लांट, एंड टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आते हैं तो एक टूरिज़्म के लिए भी हाइड्रल पावर प्लांट काफ़ी यूज़फुल है। देन हाइड्रल पावर प्लांट्स इन इंडिया की बात करें तो कई सारे हाइड्रल पावर प्लांट्स हमारे इंडिया में है, बट आपको गुजरात में एक इम्पोर्टेंट हाइडल पावर प्लांट्स की बात करूँ तो उकाई डैम, ये हमारा गुजरात का काफ़ी इम्पोर्टेंट हाइडल पावर प्लांट्स है। देन हाइडल पावर प्लांट्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात करें, सो एडवांटेजेस में देखें तो इट इज़ रीन्यूएबल मीन्स इसको हम आसानी से रिप्रोड्यूस और रिप्लेनिश कर सकते हैं। देन इट इज़ एन अल्टरनेटिव रिसोर्स टू मीट एक्सेसिव डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इससे हम काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो इससे हम न्यूक्लियर एनर्जी और नेचुरल गैस पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। Then it is a clean source of energy. So this is the advantages of tidal power. And what are the disadvantages? It may cause drought. हाइडल पावर से क्या होगा, ड्रॉट की सिचुएशन देखने को मिलेगी। बिल्डिंग दिस प्लांट इज एक्सपेंसिव, हाइडल पावर प्लांट को बिल्ड करना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। एंड इट में कोज फ्लडिंग इन लो लाइंग एरियाज, और कभी कभी इसके कारण फ्लड की सिचुएशन लो लाइंग एरिया में हमें देखने को मिलेगी। Then let's move to practice question 11.14. So, draw the table given below in your notebook and fill it with details about non-conventional sources of energy. आपकी सप्लीमेंट्री बुक में एक एनर्जी के बारे में लिखा है, यह है सोलार एनर्जी, बट आपको एक पूरा लंबा सा टेबल बनाना होगा फॉर द आंसर। इन योर फेयर बुक आपको ये लिखना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करें तो वन ऑफ द फेमस इज सोलार एनर्जी। सो हाउ इट इज़ हार्नेस्ड, सोलार एनर्जी को किस तरीके से प्रोड्यूस करना होगा। सो इट कैन बी ट्रैप्ड यूजिंग सोलार सेल्स और सोलार पैनल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सोलार एनर्जी को हमें अगर कैप्चर करना है तो इसके लिए हमें सोलार सेल्स और सोलार पैनल्स की ज़रूरत होगी। एंड यूजेस ऑफ सोलार एनर्जी की बात करें, it uses for solar heaters, solar cookers, solar dryers, community lighting and traffic signals, ये सभी के लिए सोलार एनर्जी काफ़ी यूज़फुल होती है। देन प्लेसेस विद इन एंड आउटसाइड इंडिया वेयर इट प्रोड्यूस्ड, सो हम बात करें चाइना, जापान, जर्मनी एंड यूएसए, ये सभी काफ़ी अच्छे प्रोड्यूसर है सोलार एनर्जी के। एंड चाइना is the largest producer of solar energy. देन हम बात करें विंड एनर्जी, आपको ये टेबल को कंटिन्यू करना होगा और विंड एनर्जी के बारे में भी लिखना होगा। सो हाउ इज इट हार्नेस्ड, सो विंड एनर्जी की बात करें, इट कैन बी ट्रैप्ड यूजिंग विंड मिल्स टू प्रोड्यूस पावर।
विंड एनर्जी को अगर हमें कैप्चर करना है तो हमें विंड मिल्स की ज़रूरत पड़ेगी और इससे हम पावर को आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो इसके यूजेस की बात करें, ग्राइंडिंग ग्रेन एंड पंपिंग वाटर। विंड एनर्जी का यूज़ होगा फॉर द ग्राइंडिंग ग्रेन एंड पंपिंग वाटर। देन प्लेसेस विद इन एंड आउटसाइड इंडिया वेयर इट इज़ प्रोड्यूस्ड। सो विंड एनर्जी काफ़ी अच्छी प्रोड्यूस होती है इन नासिक, इन महाराष्ट्र, देन इन जर्मनी एंड इन द यूएसए। देन हम बात करें न्यूक्लियर एनर्जी, ये भी काफ़ी एक अच्छा नॉन कन्वेंशनल सोर्स है ऑफ एनर्जी। सो हाउ इज इट हार्नेस्ड? सो इट इज़ हार्नेस्ड बाय, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम। जो एटम होते हैं इसके न्यूक्लियाई, इसमें से ये ऑब्टेन होगी। एंड यूजेस की बात करें, क्रिएट आइसोटॉप्स दैट आर यूज टू थ्रेट ट्रीट कैंसर पेशेंट। इसमें से हम आइसोटॉप्स को बनाएंगे और ये आइसोटॉप्स कैंसर पेशेंट को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। देन प्लेसेस विद इन एंड आउटसाइड इंडिया वेयर इट इज़ प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा राजस्थान एंड झारखंड, इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। देन टाइडल एनर्जी की बात करें, इट इज़ वन ऑफ द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो हाउ इज इट हार्नेस्ड? टाइडल एनर्जी, इट कैन बी ट्रैप्ड यूजिंग टाइडल एनर्जी जनरेटर्स टू प्रोड्यूस पावर। टाइडल एनर्जी को जनरेट करने के लिए टाइडल एनर्जी जनरेटर की ज़रूरत पड़ती है और इससे पावर का जनरेशन होगा। यूजेस की बात करें, ग्रेन मिल्स, इलेक्ट्रिसिटी फॉर हाउसेस एंड इंडस्ट्रीज। टाइडल एनर्जी का यूज़ होता है इन ग्रेन मिल्स, इलेक्ट्रिसिटी फॉर हाउसेस एंड इंडस्ट्री के लिए। देन प्लेसेस विद इन एंड आउटसाइड इन इंडिया वेयर इट इज़ प्रोड्यूस। तो हम बात करें रशिया, फ्रांस, गल्फ ऑफ कच्छ, यहाँ पर टाइडल एनर्जी काफ़ी लार्ज प्रोपोर्शन में प्रोड्यूस होती है। देन हम बात करें लास्ट एनर्जी सोर्स एंड इट इज़ जियोथर्मल एनर्जी सोर्स। सो हाउ इज इट हार्नेस्ड? इट कैन बी ट्रैप्ड यूजिंग हॉट स्प्रिंग्स फ्रॉम अर्थ सरफेस। हॉट स्प्रिंग्स मीन्स जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होगा अर्थ सरफेस का, यहाँ से हम जियोथर्मल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ जियोथर्मल एनर्जी? इट यूज्ड फॉर cooking, bathing and heating activity. So you must remember the uses of geothermal energy and places within and outside India where it produced. So यहाँ पर आपको आंसर लिखना होगा USA is the largest producer of geothermal energy. Then last source biogas एनर्जी। सो बायोगैस को हम किस तरीके से एनर्जी के प्रोडक्शन में यूज़ करेंगे? सो इट कैन बी ट्रैप्ड यूजिंग बायोगैस प्लांट्स। बायोगैस प्लांट्स को चला के हम बायोगैस एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ बायोगैस? इट यूज्ड फॉर कुकिंग, लाइटिंग एंड ऑर्गेनिक मैन्योर। बायोगैस एनर्जी की बात करें तो ये कुकिंग, लाइटिंग एंड ऑर्गेनिक मैन्योर को प्रोड्यूस करने के लिए यूजफुल है। देन प्लेसेस विद इन एंड आउटसाइड इंडिया वेयर इट इज़ प्रोड्यूस की बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, ये हमारे इंडिया के 3 ऐसे स्टेट है जहां पर बायोगैस एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। So this is about our today's lecture. In this lecture we have discussed about energy resources, like we have discussed about solar energy, tidal energy, hydel energy, wind energy, biogas energy and geothermal energy. I hope you understood very well about all the points, all the topics. We will move further, we will discuss further in the next lecture. So आपको कोई भी डाउट हो, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स यू कैन आस्क मी एनी टाइम. So now this is end of the video. In the next video we will move further in this topic. So तब तक के लिए stay home, stay safe. Thank you.